हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ मॉक टेस्ट, और वो भी किसका। तो आज है आपका हिस्ट्री का मॉक टेस्ट 3, यानी कि 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। और हाँ, बारी बारी से सारे विषय के आपके मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आ जाते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। कौन सा काल कर्मानुसार पहला है, यानी कि वर्ष के अनुसार, गठन के अनुसार ये कौन सा पहला आएगा, यही आपसे पूछा गया। तो पहले जानेंगे तब ना कि किसका स्थापना कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना कब हुई थी तो 1828 ईस्वी में। और इसके संस्थापक की अगर बात कर दे कि संस्थापक कौन थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से भी एक है। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो हो जाएंगे कौन, राजा राम मोहन राय। कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। वही ऑप्शन बी हमारा क्या है, आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में। और इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे तो दयानंद सरस्वती। कौन हो जाएंगे तो दयानंद सरस्वती। वही बात कर ले सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में। और इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे तो ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले। और ये सब सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बनते हैं इम्पॉर्टेंट। वहीं बात कर ले प्रार्थना समाज की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। और इसके जो संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। और इसके साथ ही साथ एक और भी थे, एमजी रानाडे। तो ये थे दोनों इसके प्रार्थना समाज से संबंधित। वही बात कर ले आपसे प्रश्न क्या देखना था कि अब पहले कौन आएगा। तो पहले कौन आ जाएगा, जो कि 1828 में ही ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। तो पहला यही हो जाएगा ब्रह्म समाज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वही एक राजा राम मोहन राय का। और याद रखिएगा कौन सा सभा, तो आत्मीय सभा, जो कि ये भी पूछा गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1815 में। और इसके संस्थापक भी कौन थे तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। तो इसमें आपको इतना पॉइंट ध्यान में रखना होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है हमारा। किसे स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। कैसे प्रश्न को पढ़ सकते हैं याद रखने के लिए। पहले तो पूछ रहा है किसे और किसके लिए, तो स्वतंत्रता आंदोलन की कौन सा बात, तो ग्रैंड ओल्ड लेडी। ये कहा जाता है कि इनको अरुणा आसिफ अली को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब और क्या जान सकते हैं, वहीं इनको किस रूप में जाना जाता है, तो ये तो ग्रैंड ओल्ड लेडी हुई ही, साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए इनको जाना जाता है। और ये प्रश्न आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये नोट डाउन करना बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कब, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ, तो ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि कहाँ, तो मुंबई में। ग्वालियर टैंक मैदान, मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। फहराने के लिए किनको जाना जाता है, तो अरुणा आसफ अली को, जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। ठीक, तो यही हो गया। बात कर ले सरोजिनी नायडू को, तो आपको पता है कि ये क्या थी, भारतीय महिला थी। सबसे पहली भारतीय महिला जिन्होंने क्या किया था, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता
अध्यक्षता की थी। और सरोजिनी नायडू को एक उपाधि और क्या प्रदान है, भारत कोकिला। कौन कोकिला, भारत कोकिला। इनको कहा जाता है भारत कोकिला या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और कहा किसने था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसको, तो सरोजिनी नायडू को। और वही बात कर ले तो सरोजिनी नायडू भारत की राज्यपाल बनने वाली भी क्या थी, पहली महिला। कहाँ से, तो यूपी से। और विजय लक्ष्मी पंडित जो कि ऑप्शन डी में है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। विश्व की पहली महिला एवं भारतीय थी। तो इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस जो इम्पोर्टेंट था वो पॉइंट आपको नोट डाउन करवा दिया गया, बाकी बस जानकारी के लिए बताया गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 पे। मगध की राजधानी कौन सी थी, तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है। तो मगध की राजधानी थी क्या, गिरिब्रिज, यानी जिसे राजगीर कहते हैं अभी वर्तमान में। तो राजगृह भी दिया हुआ है। और इसी से और क्या प्रश्न हम जोड़ सकते हैं कि पूछ दिया जाता है कि कौन सा वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था और किसके अनुसार। तो एक पॉइंट यहाँ नोट डाउन ये कर सकते हैं कि पुराणों के अनुसार। किसके अनुसार, पुराणों के अनुसार। तो क्या, कौन सा वंश, बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश, तो बृहद्रथ वंश, जो कि मगध पर शासन करने वाला, मगध पर शासन करने वाला क्या था, पहला राजवंश था। तो इसीलिए ये पॉइंट हमारे लिए क्या बनता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहला राजवंश था। आप लोग भी साथ ही साथ लिखते चलिएगा ताकि आपका भी नोट्स क्या हो जाए, तैयार हो जाए। और इसी वंश का प्रथम शासक जो बृहद्रथ था, उसका पुत्र कौन, जरासंध। बृहद्रथ जो हुआ, इस वंश का प्रथम शासक भी कौन था, बृहद्रथ था। और बृहद्रथ का पुत्र कौन, तो जरासंध। क्या नाम था, जरासंध। इसने ही क्या किया था, राजधानी बना दिया था किसको, गिरिब्रिज को। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध ने ही क्या किया था, गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि मगध की राजधानी बनाया था। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक, चलिए अब आ जाइए आगे की ओर बढ़ते हैं। और अब क्या आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 4 पे। तो 4 में देख लेते हैं कि हमारा प्रश्न नंबर 4 से क्या, 4 में क्या है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। मोनालिसा, कौन लिसा, मोनालिसा भोजपुरी हीरोइन नहीं जी, सब लोग वहीं ध्यान चला जाता है। हाँ, मोनालिसा पेंटिंग की बात हो रही है। तो मोनालिसा को लकड़ी पर क्या किया जाता है, पूछा गया है मोनालिसा पेंटिंग को किस पर पेंट किया गया, तो ये लकड़ी पर पेंट किया गया है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो सबसे पहला तो यही जान गए कि मोनालिसा क्या है, तो पेंटिंग है। और इस पर पेंट किसका चढ़ा हुआ है, तो लकड़ी का पेंट किया गया है। और ये एक, हाँ, इसका जो क्या है, विश्व, इस चित्रकार का नाम पूछ लिया जाता है, तो नाम भी इसका ध्यान रखिएगा, लियोनार्दो। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, लियोनार्दो दा विंची। किसी न किसी एग्ज़ाम में ये प्रश्न आते ही रहता है। ये क्या था, इसी का नाम था चित्रकार का, लियोनार्दो दा विंची। और उसका विश्व प्रसिद्ध चित्र बना कौन, मोनालिसा पेंटिंग, जो कि काफ़ी दूर दूर से लोग इसको क्या करते हैं, देखने के लिए जाते हैं। मोनालिसा पेंटिंग में आखिर है क्या, तो एक विचार मग्न, कौन मग्न, तो एक विचार मग्न स्त्री का चित्र है। इसमें स्त्री का चित्र है जो कि अत्यंत हल्की मुस्कान लिए हुए है, जो कि अत्यंत हल्की मुस्कान के साथ है। मतलब इस तरह का चित्र उसका बना हुआ है मोनालिसा पेंटिंग का। ठीक, वहीं बात कर ले, यह तस्वीर जो है मोनालिसा पेंटिंग, ये कब बनाई गई थी, तो 1503 से लेकर
1914 के बीच बनाई गई थी। ऐसे तो इसका ईस्वी नहीं पूछता है, लेकिन जानकारी के लिए लिखवा दी। वर्तमान में ये है कहाँ मोनालिसा पेंटिंग? तो जो वर्तमान में मोनालिसा पेंटिंग है ये है कहाँ? फ्रांस में है। तो जो भी घूमने जाइए फ्रांस तो हाँ देख सकते हैं। फ्रांस के कहाँ रखा हुआ है? लुवीरे संग्रहालय में। कहाँ रखा हुआ है? तो लुवीरे संग्रहालय में। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। अब बढ़ जाइए आगे की ओर, जो कि हमारा आ जाएगा कौन सा नंबर? 5वां नंबर प्रश्न। और देखते हैं 5वें नंबर में प्रश्न में क्या है। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? यानी शुरुआत कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? तो ये 1914 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कब से 1914 से लेकर कितना तक? तो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। और 28 जून 1914 ईस्वी को क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया का राजकुमार 1914, ध्यान रखिएगा 1914 को क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया का राजकुमार जिसका नाम क्या था? कार्डिनेंट। कौन नेंट? तो कार्डिनेंट। इसकी क्या हो गई थी? हत्या कर दी गई थी। और यही हत्या होना ही क्या बन गया था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध का क्या हो जाएगा? कार्डिनेंट यानी राजकुमार कार्डिनेंट की हत्या ही थी तात्कालिक कारण। तो इसको ध्यान रहे। और वही द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर दे कि उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो वर्साई की संधि माना जाता है। लेकिन यहाँ हमसे किसका पूछा गया था? प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी किया? तो किसने जारी किया था? तो सूर्य सेन ने। ऑप्शन नंबर सी। अब और इसमें क्या पॉइंट जान सकते हैं कि जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IRA भी लिख सकते हैं, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो सूर्य सेन ने। किसने? तो सूर्य सेन ने। कहाँ की थी? तो बंगाल में। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। और 1930 में ये चीज़ तो हम जान ही गए हैं पहले ही। वही बात कर ले कि एक प्रश्न और क्या पूछा जाता है कि चटगांव शस्त्रागार हमले से कौन संबंधित थे? तो कौन संबंधित थे? यही सूर्य सेन ने ही क्या किया था? रिपब्लिकन आर्मी के जो सदस्य थे उसके साथ मिलकर चटगांव शस्त्रागार पर क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। तो चटगांव शस्त्रागार पर हमला से संबंधित भी कौन हो जाएंगे? सूर्य सेन। और ये काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, और इसी समय क्रांतिकारी सदस्य मतलब इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, इन सब नारों के बीच क्या हुआ था? सूर्य सेन ने तिरंगा फहराया था और काम चलाऊ क्रांतिकारी सरकार का क्या किया था? गठन किया था। ठीक, अब आ जाइए 7 नंबर प्रश्न पर। देखते हैं 7 में क्या है। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो जो सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की ही श्रेणी है और आपको फुल डिटेल्स के साथ कराया जा रहा है कि जो भी इससे इम्पॉर्टेंट आपको बने वो छूटना नहीं चाहिए। तो बस आप लोग नोट डाउन साथ ही साथ करते चलिएगा ताकि आपके पास एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाए। तो महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह जो शुरू किया था वो कहाँ से? तो चंपारण से। और ये काफ़ी हिट क्वेश्चन है, हर किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको मिल ही जाता है। वही बात कर ले कि अगर पूछता है कि किसके आमंत्रण पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे? तो चंपारण आए थे किसके निमंत्रण पर? ये काफ़ी प्रश्न पूछा गया। तो राजकुमार शुक्ल जी के आमंत्रण पर। तो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी क्या आए थे? चंपारण आए थे। किसानों की खराब दुर्दशा थी, उसके लिए उनको क्या बुलाया गया था? सुधार के लिए। जो तिनकठिया प्रणाली के विरोध में भारत में अपना पहला सत्याग्रह किया। ठीक,
वही बात कर ले अगर अहमदाबाद से संबंधित पॉइंट, तो गांधी जी ने क्या किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर में पहली बार अनशन का प्रयोग किया था। पहली बार अनशन का प्रयोग किया था। अनशन का प्रयोग किया था गांधी जी ने 1918 में। वही खेड़ा सत्याग्रह भी कब हुआ था, तो 1918 में ही हुआ था। और ये भी किसका नेतृत्व करता, इनके कौन थे, तो गांधी जी ही थे। और बारदोली सत्याग्रह था, जिसका नेतृत्व करता कौन थे, तो इसका नेतृत्व करता थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, जिसमें बारदोली की महिलाओं ने क्या किया था, सरदार को सरदार की उपाधि दी थी। किसने, तो बारदोली की महिलाएं को। किसको, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला था, सरदार की उपाधि, बारदोली की महिलाओं के द्वारा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 8 पे और देख लेते हैं 8 में क्या है। इब्ने तूता किसके शासन काल में भारत आया था, तो अभी इसमें जान लेते हैं कि किसके शासन काल में भारत आया था। और इसके पहले आपको हम बता चुके हैं कि शाहजहाँ के शासन काल में कौन आया था, जहांगीर के शासन काल में कौन आया था। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया इब्ने बतूता किसके शासन काल में भारत आया था, तो ये आया था किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। और मोहम्मद बिन तुगलक के जो इब्ने बतूता था, ये पूछ दिया जाता है कि कहाँ का मूल निवासी था, तो कहाँ का मूल निवासी था, मोरक्को का। कहाँ का, मोरक्को का मूल निवासी कौन था, इब्ने बतूता। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान में रख सकते हैं। और इसने अपने यात्रा वृत्तांत को किस पुस्तक में वर्णन किया था, लिखा था किसने, तो इब्ने तूता ने। तो याद रखिएगा रेहला पुस्तक। किस पुस्तक में, तो रेहला पुस्तक में इसने क्या किया था, किसने, इब्ने बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया था। यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया था रेहला नाम का पुस्तक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया था। इब्ने तूता को दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया था किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसके शासनकाल में ये भारत आया था। ठीक, अब आ जाइए अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 9वां नंबर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, यही आपसे पूछा गया है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। वही कहाँ हुई थी, तो ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो ढाका के। और किसके नेतृत्व करता, मतलब नेतृत्व में हुआ था, तो सलीम उल्लाह खां। कौन था, तो सलीम उल्लाह खां के नेतृत्वकर्ता में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1906। और एक और नाम रखिएगा, सलीम उल्लाह खां, और कौन थे किसके साथ, आगा खां। कौन खां, आगा खां। तो ये, और कहाँ किया गया था, तो ढाका में किया गया था। ठीक, आगा खां के नेतृत्व में क्या हुआ था ना, कि शिमला में लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिलने गया था। कौन, आगा खां। तो ये सब तो लिखना नहीं है, बस जानकारी के लिए। और क्या जान सकते हैं, तो इसमें बस इतना ध्यान रखिए। बात आ गया थोड़ा सा, एक पॉइंट अगर नोट कर सकते हैं कि पाकिस्तान देश का प्रतिपादक अगर आपसे पूछ दे, चूँकि ये हिंदू मुस्लिम से संबंधित था। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी, आपको पता ही है कि मुस्लिम लीग का स्थापना का तत्कालीन उद्देश्य क्या था, कि मुस्लिम के हित में कार्य करना था, यही उद्देश्य था उसका। तो यहाँ याद आ गया क्या, कि पाकिस्तान देश का प्रतिपादक पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, पाकिस्तान देश का प्रतिपादक, तो जो कौन था, मोहम्मद इकबाल। तो ये नाम भी ध्यान रख सकते हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 10 की ओर, देख लेते हैं 10 में क्या है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ आपसे पूछा गया सुमेलित नहीं है। तो पहले जानते हैं कि 3 तो होंगे जो पूरे पूरे क्या होंगे, सुमेलित होंगे। तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध से संबंधित है, तो ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंगस आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है, तो ये भी सही है। लेकिन मैसूर युद्ध
लॉर्ड बेलेजरी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये भी संबंध। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, लॉर्ड कार्नवालिस जो कि मराठा युद्ध, तो यही संबंधित नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चूँकि लॉर्ड कार्नवालिस, भारतीय इतिहास में 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है। तो प्रथम में कौन था, वारन हेस्टिंग्स था प्रथम में, और द्वितीय में था लॉर्ड बेलेजली, और कार्नवालिस तो था ही नहीं, और अंतिम जो तृतीय था उसमें हेस्टिंग्स। लेकिन यहाँ क्या दे दिया है, कार्नवालिस, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 11 की ओर। लेकिन 11 पे आने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अगर आपको मेरा सॉल्यूशन करवाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको इस सेशन से संबंधित कोई सुझाव या प्रश्न हो तो। और बाकी आप लोग जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन लाते हैं और काफ़ी मेहनत भी करना पड़ता है, तो आप लोग बस सपोर्ट कीजिए। अब आइए 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है। सीधा सीधे आपसे पूछा गया है कि जो लोथल है वो किस नदी पर स्थित है, तो भोगवा नदी पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और लोथल वर्तमान में कहाँ है, तो गुजरात का अहमदाबाद जिला में है। और लोथल की बात कर ले कि खोजकर्ता कौन है, लोथल को खोजा किनके द्वारा गया था, तो रंगनाथ राव के द्वारा। किसके द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा ही खोजा गया था। तो ये चीज़ आपको शायद हम पहले भी बहुत बार बता चुके। और कब खोजा गया था, तो 1954 में खोजा गया था, ठीक। और लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर भी था। क्या था, हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर कौन हो जाए, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये प्रश्न में, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। और पंचतंत्र की एक कहानी है, यह शायद बहुत कम लोगों को ये पॉइंट होगा। पंचतंत्र जिसको किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने। और पंचतंत्र की एक कहानी का नाम क्या था, चलाक लोमड़ी। कौन लोमड़ी, तो ऐसे भी लोमड़ी चलाक ही होती है, तो चलाक लोमड़ी जैसी मिलती जुलती चित्र, चलाक लोमड़ी जैसी मिलती जुलती चित्र का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है, तो लोथल से। ये मैं कह सकती हूँ कि आप लोग को, बहुत कम लोगों को ये पॉइंट पता होगा, लोथल से मिला, इसलिए इसको क्या करवा दिए, नोट डाउन करवा दिए। चलिए अब आ जाइए आगे की ओर, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 12। तो देख लेते हैं कि 12वें प्रश्न पे क्या है। तो 12वें प्रश्न पे है फ्रैंकफर्ट। कौन पट, तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, यही आपसे पूछा गया है। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 1871 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सेडाउन का युद्ध, जो कि हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं, जो कि कब हुई थी, तो 1870 में। कौन सा युद्ध, सेडाउन का युद्ध। और सेडाउन का युद्ध के बाद ही क्या हुआ था, फ्रांस और जर्मनी के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच क्या हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ठीक। तो यहाँ पर बस ये ध्यान रख लीजिएगा। और सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में। और सेडान का युद्ध भी किसके किसके बीच हुआ था, ये भी जान लीजिए। तो सेडान का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था किसके किसके बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच ही, फ्रांस और जर्मनी के बीच। और फ्रांस क्या हुआ था, इसमें हार गया था, यानी कि पराजय हो गया था। तो जीता कौन था, जर्मनी। तो इसमें बस ये सब चीज़ों को ध्यान में रख सकते, ठीक। इसी फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा यह क्या हुआ था कि जर्मनी ने फ्रांस से वह सभी क्षेत्र वापस ले लिया जो पहले फ्रांस ने अधिकार में रखा था। अब आ जाइए आगे की ओर, जो कि आ गया हमारा प्रश्न नंबर 13।
13 में क्या है, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। यहाँ किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान क्या हुआ था, भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। तो उद्गम जो हुआ था ये किसके भी, तो हुमायूं के समय। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले, चित्र का बात आया है तो, कि चित्रकला विभाग की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी। चित्रकला विभाग की स्थापना तो किसने की थी, अकबर ने। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। और वही आगरा में पूछे तो कि आगरा में चित्रशाला, कौन शाला, तो चित्रशाला, चित्रशाला की स्थापना किसने की थी। देखिए छोटा छोटा शब्द से कितना क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो ये जहांगीर ने किया था। और यही सब आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करता है। तो क्यों ना अच्छे से नोट्स तैयार कर लिया जाए, ताकि कभी आपको, और आपको पता है कि जहांगीर क्या था, चित्रकला का विशेषज्ञ था। और इसीलिए जो जहांगीर के शासनकाल को क्या एक प्रश्न बनता है, यहाँ से बोल दिया जाता है कि मुगल काल का स्वर्ण काल, मुगल काल का स्वर्ण काल किसके लिए, तो चित्रकला के लिए। तो ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं कि चित्रकला के लिए, या फिर ऐसे प्रश्न दे सकता है कि चित्रकला के लिए मुगल काल का स्वर्ण काल किसके शासन काल को माना जाता है, तो जहांगीर के शासन काल को। किसके, जहांगीर के शासन काल को माना जाता है। ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट में से एक है। ठीक, अब आ जाते हैं आज के 14वें नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो जो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता है वो कहा जाता है चार्ल्स मेडकॉफ को। तो चार्ल्स मेडकॉफ क्या था, कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। किसके गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था, चार्ल्स मेडकॉफ। और कब से कब तक, तो 1835 से 36 के बीच, 36 तक किसका कार्यकाल था। और यही इसको भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया। ठीक, हुआ क्या था कि मेडकॉफ ने समाचार पत्रों के प्रति क्या किया था, प्रतिबंध लगाने वाला नियम को रद्द कर दिया था। इसीलिए इसको कहा गया कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। तो इस तरह से इसको ध्यान में रख सकते हैं। वही अगर एक प्रश्न और यहाँ पे क्या बन सकता है कि अगर आपसे पूछ दे, भारत में समाचार पत्र का जनक, भारत में समाचार पत्र का जनक किसे माना जाता है, तो जेम्स अगस्टस हिक्की को। जेम्स अगस्टस हिक्की को, अगस्टस हिक्की को। और इसका पुस्तक का नाम भी, हम समाचार पत्र का नाम भी आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, कौन सा, बंगाल गजट। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। वहीं बात कर ले कि अगर पूछ दे कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस के जनक कौन है, कौन से प्रेस, तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस के जनक, प्रिंटिंग प्रेस के जनक कौन हो जाएंगे, तब हो जाएंगे कौन, किसको जाना जाता है, पुर्तगाली को, जो कि 1498 में आया था भारत। तो ऐसे करके ध्यान में रख सकते हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 15 पे। और बार बार बोल रहे हैं कि आपको ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन नहीं मिलेगा, तो आप लोग जितना हो सके इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो ये सारे सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो जो कोई भी तैयारी करते हैं, आपके दोस्त भाई बंधु, उनको वीडियो शेयर किया कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए। बाकी जो भी कंटेंट देना मेरा काम है, अच्छे से अच्छे, और वो भी सारा चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जाएगा। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। अब आइए 15 नंबर, चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था। यहाँ आपसे कौन नहीं था पूछा गया। तो पहले जानते हैं कौन कौन था। तो जो एजी सलाई थे,
डीजे रीड भी थे, महात्मा गांधी जी भी थे, लेकिन अनुग्रह नारायण चंपारण कृषक जात समिति का सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, और आपको अभी चंपारण सत्याग्रह से जो भी संबंधित प्रश्न बनता था पहले ही हम बता चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कि चंपारण से संबंधित थे आ चुके हैं, तो उसमें तो हम आपको सारी जानकारी दे ही दिए। तो बस इसमें ये ध्यान रखिए कि कौन कौन सदस्य इसमें शामिल थे, लेकिन यहाँ पूछा गया था कि कौन नहीं थे, तो जिनके बारे में भी आपको पता चल गया। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जाके जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। और इस चैनल के माध्यम से आपको सारे सब्जेक्ट को बारी बारी से टॉपिक वाइज भी कराया जाता है संडे स्पेशल सेशन में, यानी आपको मंडे टू संडे क्लास चलता है, एक भी दिन छुट्टी नहीं। और आपको टॉपिक वाइज से लेके मॉक टेस्ट पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया जा रहा है। तो और क्या चाहिए, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए और मन से पढ़िए। शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे वामन उपनिषदों का श्रेय जाता है? तो देखिए, पहले तो किसका, तो शाहजहां का। कितना पुत्र, तो 4 पुत्र। कितना उपनिषद, तो वामन उपनिषद। सोचिए, इसी में 3 क्वेश्चन आ गया है आपका, और 3 क्वेश्चन का आंसर भी छिपा हुआ था। लेकिन इसका श्रेय पूछ रहा है, जो वामन उपनिषद का श्रेय है वो किसको जाता है? तो ये जाता है दारासिकों को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। दारा ही है सिर्फ, तो इसको दारासिकों कर लीजिएगा। ठीक, वही बात कर ले कि क्या कहता है, अगर पूछ देता है क्या कि दारासिकों और एक किसके बीच, औरंगजेब के बीच कौन सा युद्ध हुआ था जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो ये था कौन सा, देवराई घाटी का युद्ध। देवराई घाटी का युद्ध जो किसके बीच हुआ था, दारासिकों और औरंगजेब के बीच। चूँकि ये भी पुत्र था, तो सौरभ किस लिए हुआ था, उत्तराधिकार का इसको कहा जाता है, उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध जो कि दारासिकों और औरंगजेब के बीच में हुआ था। ठीक, और सिकोह क्या हुआ था, दारासिकों पराजित हो गया था, और इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के आधार पर इसको हत्या कर दिया गया था। किसका, दारासिकों का। वहीं आपसे जो शाहजहां का पुत्र था उसमें सबसे ज़्यादा विद्वान पुत्र भी कौन था, तो दारासिकों ही था जो सबसे ज़्यादा विद्वान था। एक उपनिषद का नाम ध्यान रखिएगा जो कि काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो सिर ए अकबर। कौन अकबर, तो सिर ए अकबर। अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लोग भी अच्छे से लिख लेंगे। तो सिर ए अकबर उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। किसमें, फारसी में अनुवाद किया था कौन, दारासिकों। तो ये नाम याद ज़रूर रखिएगा, सिर ए अकबर। ठीक, तो इसमें इतना ही। अब बढ़िए आगे की ओर, जो कि हमारा आ जाएगा क्या, प्रश्न नंबर 17। 1840 के करीब कूका आंदोलन शुरू किया, यानी कि जो पहला बात तो कब, तो 1840 में। कौन सा आंदोलन, तो कूका आंदोलन। और पूछा क्या गया कि किसने शुरू किया, यही आपसे पूछ लिया गया। तो जो कूका आंदोलन शुरू किया 1840 में, ये किया था भगत जवाहर मल ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और इस आंदोलन का करने का मकसद यही था, या उद्देश्य कहिए, कि सिख धर्म में जो भी फैली बुराइयां थी या फिर सामाजिक अंधविश्वास था उसको दूर करना था। किसके द्वारा, कूका आंदोलन के द्वारा। और कूका आंदोलन इसलिए तो कहा जाता है कि धार्मिक सुधार आंदोलन था। ठीक, लेकिन इसमें हुआ क्या कि पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, उसी के कारण आंदोलन राजनैतिक रूप ले लिया था। और कूका आंदोलन का शुरुआत कौन किए, तो भगत जवाहर मल। और अगर एक नाम इनके साथ ध्यान में रख सकते हैं, जो साथ दिए थे इनका, तो इनका शिष्य था, भगत जवाहर मल का ही शिष्य था कौन, बालक सिंह।
वो भी साथ दिया था इस आंदोलन में। तो हो सकता है कभी कभी ऑप्शन में आपको दोनों रहे, तो ए और बी करना है, तो या इनमें से एक से अधिक रहे तो वो करना, ठीक। और इसकी मृत्यु हो गई थी इसी आंदोलन के बाद, मतलब इसी आंदोलन में किसको, बालक सिंह जो इसके शिष्य थे। तो और भी इस विद्रोह को क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा आंदोलन कर दिया गया था। और इसमें क्या हुआ था कि राम सिंह कूका, कौन कूका, तो राम सिंह कूका नाम के थे, उनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया था, रंगून भेज दिया गया था। तो ये सब उतना लिखना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट यहाँ कुछ खास था नहीं बताने लायक, तो जो पॉइंट बताने लायक था वो आपको हम बता दिए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 18। नैनार कौन थे। डेली आपको प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है, बारी बारी से हर विषय का, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है आप लोग को सॉल्यूशन। तो कमेंट किया कीजिए, वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं आप लोग, नहीं सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोग ऐसे कीजिएगा तो हमको मोटिवेशन कैसे मिलेगा। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं मेहनत, तो आप लोग भी तो सपोर्ट करिए। तो नैनार कौन थे, नैनार थे जो शैव संत थे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। वही आपसे पूछ लिया जाता है कि नैनारों की संख्या कितनी थी, नैनारों की संख्या। तो नैनारों की संख्या कितनी थी, 30 नहीं जी, 63, मिस्टेक से निकल गया, 63। नैनारों की संख्या कितनी थी, 63। नैनार संतों में अपार ज्ञान, संवदर, सुंदर मूर्ति, ये सब क्या थे, प्रमुख थे। मतलब नाम बता रहे हैं कि नैनार संतों में अपार सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन थे, तो नैनार ही थे संत में, ठीक। जो कि क्या थे, शैव संत थे। कौन संत थे, तो शैव संत। वहीं अलवार का पूछ लिया जाता है, तो अलवार कौन थे, तो अलवार विष्णु संत थे, यानी कि विष्णु के भक्त थे। ये नाम पूछा जाता है, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर बनाया कीजिए, उसमें आपको पता चलेगा। चाहे आप बिहार एसएससी दे लीजिए, बीपीएससी टीचर दे लीजिए, बीपीएससी दे लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, राज्य स्तरीय, एसएससी, जीडी, जो भी है, सब आपको कहीं ना कहीं ये सब प्रश्न मिलते ही रहेंगे, क्योंकि जीके जीएस तो सबका सेम ही होता है। तो ये क्या था, अलवार जो थे विष्णु के भक्त थे। अलवार संतों ने क्या किया था, तमिल और स्थानीय भाषा में उपदेश दिया था। किस भाषा में, तो तमिल और स्थानीय भाषा में। तो ये जान गए 18 नंबर प्रश्न। अभी हमारे 19 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है। चूँकि आपको डेली 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाता है, लेकिन उससे पहले आप लोग को कमेंट सेक्शन में कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं, जो कि हम आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो ये काम आपका है, और ये तीनों प्रश्नों का जवाब आपको देना है। आज है आपका हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, और हर विषय में आपसे इसी तरह का 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप लोग जवाब दिया कीजिए। पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में पटना से नेतृत्वकर्ता कौन थे। और ये सब आपको हम फुल डिटेल में पढ़ा चुके हैं, इसीलिए ये सब प्रश्न पूछा जा रहा है। तो नेतृत्वकर्ता कौन थे, और आप लोग जवाब दिया कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए। वही बात कर ले, दूसरा प्रश्न आपसे क्या है कि पूना समझौता कब हुआ था और किनके बीच हुआ था। पूना समझौता का ईस्वी भी बताना है, और किनके बीच हुआ था ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में। तभी पता चलेगा कि आप लोग कितना पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं कि नहीं। उसी तरह आपके लिए तीसरा प्रश्न है हिस्ट्री का आज कि पहली बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी, ये भी आपको जवाब में देना है। अब देखते हैं आप लोग कितने लोग पढ़ते हैं और जवाब देते हैं, ठीक। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 19 की ओर, और देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 19 में क्या है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैध जीवक, क्या हो जाएगा, वैध जीवक,
यहाँ जीवन लिखा गया, इसको जीवक कर लीजिएगा। वैध जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो देखिए प्रश्न पहले तो किसके समय, तो गौतम बुद्ध के समय। कौन वैध? जिनका नाम था क्या? जीवक। और तो किसके दरबार से संबंधित था, यही पूछा गया। तो ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने ही क्या किया था? राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक, तो ये सब उनको, वही बिंबिसार जिसने हर्यक वंश की स्थापना किया था। कौन वंश की? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक। और बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता था। कौन नाम से? तो श्रेणिक नाम से भी जाना जाता था। ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। और क्या? अवंती का राजा थे क्या नाम था उनका? अवंती के राजा महासेन चंड प्रदोत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है। इनको जब पांडु रोग से ग्रसित थे, कौन सा रोग? पांडु रोग से ग्रसित थे, तो उस समय भी बिंबिसार ने क्या किया था? जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। किसके लिए? तो अवंती के राजा महासेन चंड प्रदोत के लिए। तो आगे बढ़ते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा अंतिम प्रश्न। और जानते हैं क्या है? लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? कौन सा उपनाम पूछ लिया गया है? लोकहितवादी। तो ये जो जाना जाता है, ये किनको जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, पश्चिम भारत का लोकहितवादी। वही बात कर ले, ऑप्शन बी में क्या है? महादेव गोविंद रानाडे जी, जिनको क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात। तो अगर आपसे पूछे महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रानाडे। वही महादेव गोविंद रानाडे जो किसके गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और किनका गुरु इनको माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के गुरु भी कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के। ये आपको पता होगा। तो ये जान गए। ठीक, और गोपाल हरि देशमुख का एक कथन था कि यदि कोई धर्म अपने में सुधार की आज्ञा नहीं देता है तो उसे बदल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? बदल देना चाहिए। तो ये कथन बस सुन के ध्यान में रखिए कि इनका कथन क्या था, किनका? तो गोपाल हरि देशमुख जी का, कि यदि कोई धर्म अपने में सुधार की आज्ञा नहीं देता है तो उसे बदल देना चाहिए। और इन्होंने, गोपाल हरि देशमुख ने एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? हितेच्छु। क्या नाम था? हितेच्छु। तो इसको अगर पूछ दे कि हितेच्छु नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किसने किया, तो गोपाल हरि देशमुख ने। ठीक, यहाँ पर यह चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। वहीं आपको पहले ही बता चुके हैं कि ज्योतिबा फूले ने किसका स्थापना किया था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना, जो कि 1873 में किया था। राजा राम मोहन ने किस ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। तो ये सब पॉइंट तो आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और विषय का प्रैक्टिस सेट लेके, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। डेली का रेगुलर सेशन क्लास करते रहिए। थैंक यू।